नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में दुनिया भर के अंदर चल रहे एक घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए। पुतिन भैया इन दिनों यात्रा पर निकले हुए हैं। हाल ही में नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर गए, जिसका मैंने सेशन आज सुबह ही अपने अंकित इंस्पायर इंडिया पर ही डाला था। होपफुली आपने देखा भी होगा। मैंने जानकारी दी थी कि पुतिन रशिया से निकलकर नॉर्थ कोरिया गए, वही नॉर्थ कोरिया जो कि पूरी तरह कम्युनिस्ट कंट्री है। वहां पर इनका भव्य स्वागत हुआ, उस पर हमने प्रॉपर सेशन किया। आप वहां से निकले और निकल करके आज वियतनाम पहुंच गए। नॉर्थ कोरिया से निकलकर पुतिन की यात्रा वियतनाम हुई तो लोगों ने कहा कि नॉर्थ कोरिया तक जाने में समझ में आ रहा था कि नॉर्थ कोरिया अमेरिकी विरोधी है, इसलिए पुतिन गए होंगे। वियतनाम क्यों गए हैं? तो भाई साहब, यहां पर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अमेरिका को देना था कि यह वही वियतनाम है जिसने अमेरिका को हराया था। अब आप पूछेंगे अमेरिका को हराया था और वो कैसे? साथियों, आज के सेशन में आप यही जानने वाले हैं कि दुनिया की एक महाशक्ति कहीं इंसल्ट कराकर अगर भागी है तो उसका नाम वियतनाम है। आज के सेशन में हम वियतनाम के उस युद्ध की चर्चा करेंगे जब सोवियत रूस ने वियतनाम की मदद करके अमेरिका को बेइज्जत करके वियतनाम से निकाला था। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इतिहास की आज के सेशन में चर्चा होगी। तो वियतनाम वॉर दुनिया भर में आज चर्चा में आ गई कि पुतिन गए हैं तो वियतनाम को यह याद दिला रहे हैं कि हम जब तुम्हारे साथ खड़े हुए थे शीत युद्ध के दौर में, तब हमने अमेरिका को हराने में मदद की थी। हमने तुम्हें अमेरिका को हराने में मदद की थी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगेगा, यह सब हो क्यों रहा है? अच्छा, इसके पीछे की गणित कुछ इस तरह से है कि अभी जब G7 मीटिंग हुई थी ना, जिसमें अपने मोदी जी को भी इनवाइट किया गया था, इटली के अंदर जब हुई थी, उस G7 मीटिंग में जेलेंस्की को भी बुलाया गया था। तो अमेरिका ने जेलेंस्की को बुलाकर उसकी पीठ थपथपाकर कहा था कि तुम्हारे साथ हम 10 साल की दोस्ती निभाएंगे, अगले 10 साल तक तुम्हारी जिम्मेदारी निभाएंगे। उस दोस्ती को निभाने की तो बराबरी कर दी पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से बतियाकर। किम जोंग उन से कहा कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम पर किसी ने हथियार चलाए तो समझा जाएगा कि रूस पर हमला हुआ है, और हां भाई, अगर रूस पर किसी ने हथियार चलाए तो तुम मेरी तरह खड़े हो जाना और कहना कि हम रूस के साथ हैं। दोनों ने बहुत घनिष्ठ दोस्ती कर ली। इस पर हमने आज सुबह ही सेशन डाल दिया है। अब चर्चा करते हैं वियतनाम की कि इसने भी कभी सोवियत रूस के कहने पर अमेरिका को पटक नहीं दी थी। तो अब रूस की तरफ से पुतिन महाशय यहां जाकर उसे याद दिला रहे हैं। तस्वीरें यही बयान कर रही हैं, सुर्खियां बनती हैं, पुतिन इन वियतनाम एन ओल्ड फ्रेंडशिप डेट रिफ्यूज टू डाई। यहां पर सारी खबरें फिलहाल इनके वियतनाम जाने पर हैं। साथियों, वियतनाम में हालांकि इनका उतना बढ़िया स्वागत नहीं हुआ जितना बढ़िया स्वागत नॉर्थ कोरिया में हुआ था। अच्छा, इसके पीछे की भी बड़ी गणित है। नॉर्थ कोरिया के लिए इकलौती उम्मीद दुनिया से पुतिन ही हैं, जो इसे विदेशी मुद्रा भी दे सकते हैं और ताकतवर भी हैं। चाइना ने तो नॉर्थ कोरिया पाल ही रखा है, तो चाइना का अभी तक केवल माउथपीस बनकर नॉर्थ कोरिया बैठा था। अब उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुतिन की तरफ से वो मिली थी, दोस्ती मिली थी। वियतनाम इस समय पुतिन को रेड कारपेट वेलकम तो दिया है, लेकिन उतना गर्मजोशी से नहीं दिया है। यही तो कारण है कि पुतिन जाकर इनको याद दिला रहे हैं कि सुनो, हम तुम्हारे पुराने प्रेमी हैं भाई। ऐसी स्थिति में पुतिन का यहां पर रेड कारपेट वेलकम होना, लेकिन यहां के राष्ट्रपति का इन्हें रिसीव करना ना आना सुर्खी बना हुआ है कि जहां एक और तो किम जोंग उन खुद लेने गए थे और यहां पर कुछ अधिकारियों को भेज दिया गया और बड़ा ही फीका सा स्वागत हुआ। इसके पीछे का जो गणित है वो केवल अर्थशास्त्र में छिपा है, और वो ये है कि वियतनाम अमेरिका से बहुत तगड़ा व्यापार कर रहा है इन दिनों। इतना व्यापार कर रहा है कि लगभग $100 बिलियन सालाना अमेरिका को माल बेचकर कमा रहा है। तो सबसे बड़ा तो रुपया है ही, तो उस रुपये पर भी पुतिन की नजर है। तो आज के सेशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वियतनाम पहुंच चुके हैं और यहां पर इनका वेलकम हो चुका है। यहां पर तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया से थोड़ी कम है। नॉर्थ कोरिया पर हमने सुबह सेशन किया है, आप देखिएगा, उसमें हमने बताया है कि भाई गजब लेवल का वेलकम हुआ है। लोग एकदम झूल रहे हैं, नाच रहे हैं, विंडो मतलब बढ़िया तरीके से पोस्टर लगे हुए हैं नॉर्थ कोरिया में पुतिन के, क्योंकि 24 साल बाद
पुतिन पहुंचे हैं तो उनका गजब वेलकम यहां हुआ है। हालांकि वेलकम के नाम पर छोटा मोटा वेलकम वियतनाम में भी हुआ है। लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर वेलकम पुतिन का बोर्ड चला दिया है जिसमें वेलकम मिस्टर पुतिन करके चल रहा है। लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि यह वैसी यात्रा नहीं है जैसी नॉर्थ कोरिया में हुई। तो कारण मैंने आपको पैसे से समझा दिया है। 2017 में इससे पहले पुतिन वियतनाम गए थे, लेकिन अब इनका वियतनाम जाना बहुत ज्यादा मायने रख रहा है। आप यहां जाते हैं, यहां पर जो जनरल सेक्रेटरी हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के, उनसे आप मुलाकात करते हैं। अर्थात वियतनाम में वर्तमान जो सरकार है वो भी कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार है। जस्ट लाइक चाइना, जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया, वियतनाम में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। आप यहां जाते हैं और यहां के मतलब जो नेता हैं उनसे मुलाकात करते हैं। यहां पर बकायदा वियतनाम में अपने कलीग्स के साथ बातचीत करते हुए बहुत ही वार्म वेलकम पर इन्होंने टिप्पणी करी और कहा कि हम बहुत अच्छे से यहां पर मिलने आए हैं, टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए यहां पहुंचे हैं। और इन्होंने अपनी तरफ से बताया कि हम किस किस लेवल पर इनके साथ टाई अप करेंगे, डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, इन सब के लिए हम लोग इनके साथ बात करेंगे। फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि वियतनाम पर रूस की नजर होने का एक बड़ा कारण यह है कि वियतनाम बहुत जबरदस्त व्यापार करता है। लगभग 112.9 बिलियन डॉलर का सालाना व्यापार करता है अमेरिका के साथ, और अमेरिका से व्यापार करके 101 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका को बेचता है, जिससे इसको गजब मुनाफा होता है। और इसी मुनाफे पर नजर है इस समय पुतिन की। वो चाहते हैं कि अमेरिकी डॉलर वियतनाम के पास तो आ रहे हैं, अब वो मुझ तक कैसे पहुंचे, इसके लिए मैं वियतनाम को क्या बेचूं, और वियतनाम को बेचने के लिए डिफेंस इक्विपमेंट बेचे जा सकते हैं। इसलिए पुतिन एज ए मार्केट वियतनाम में पहुंचे हैं। ठीक है साहब, ये तस्वीरें रही, दुनिया भर की प्रतिक्रिया रही, सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने मंतव्य लगाए कि पुतिन यहां पहुंच गए हैं और उनका वेलकम हो रहा है, लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। हालांकि यहां पर पुतिन की कार भी बहुत सुर्खियां बटोरी। असल मायने में पुतिन ने अपनी जो कार है जिसका नाम है ऑरुस नाम की जो कार है, रशियन गोल्ड जिसे कहा जाता है, यह कार लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों? क्योंकि यह रशियन ब्रांड है और यह अभी तक मार्केट में पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। 2018 में ही रशिया के अंदर यह बनना शुरू हुई है और रशियन राष्ट्रपति हाल ही में इसे नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को गिफ्ट करके आए हैं। इसलिए लोग यहां पर बड़ी ही चहलकदमी के साथ इसके साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे थे जब ये यहां पर ट्रिब्यूट देने आए थे हनोई के अंदर उन फॉलन हीरोज को जिन्हें याद किया जाएगा। अब सवाल यह है, ये कौन से फॉलन हीरोज हैं जिन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए पुतिन पहुंचे, क्योंकि इनके ट्रिब्यूट के साथ ही पुराने घाव याद कराने की कहानी निकल आती है। जब मैं ये सब बातें कर रहा हूं, इससे पहले मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। अच्छा, आप थोड़ा सा याद करिए, क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का निर्माण कैसे हुआ? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में असली लड़ाई क्या थी? अगर आपको यह ध्यान है तो आपको यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया याद दिला देता हूं, तब जाके आपको सारी कहानियां समझ में आएंगी। साथियों, एक दौर था, मतलब सन 1900 के बाद का दौर, पता नहीं जापान ऐसा क्या खा लिया था, उसमें गजब की ताकत आ गई थी यार। इतनी ताकत आ गई कि वो अपने आसपास के सभी देशों पर कब्जा करते हुए निकल लिया। मतलब आप ये समझिए कि जापान यहां बैठा हुआ है और बैठे बैठे इसके जस्ट सामने की तरफ जो कोरियन पेनिनसुला था, वो कोरियन पेनिनसुला के ऊपर कब्जा कर लिया। ये जापान का कब्जे वाला क्षेत्र होता था। रशिया के ऊपर कब्जा कर लिया, वियतनाम के ऊपर कब्जा कर लिया। जापान ने मतलब गजब कहर मचा रखा था वर्ष 1900 से लेकर के 1945 तक, जब तक इसके ऊपर बम नहीं गिरा था तब तक। ठीक है साहब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा तो जापानी फोर्सेस बैक टू पवेलियन हो ली। जब बैक टू पवेलियन हुई तो उन्होंने अपने द्वारा कोरियन पेनिनसुला जो है ना, इसे खाली छोड़ दिया। मतलब इससे अपनी सरकारें अपनी फौज बाहर निकाल ली। ऐसे ही उस दौर में वियतनाम पर भी जापान का कब्जा हुआ करता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और यहां से भी जापान ने अपनी फोर्सेस बाहर निकाल ली। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, जापानी फोर्सेस लेकिन आई कब थी? आई थी जब वियतनाम में उस समय पर वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा हुआ करता था। लेकिन अब चूंकि यहां से जापान निकल चुका था तो फ्रांस को लगा कि अब मेरा मौका फिर से पड़ने वाला है। साथियों, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साम्यवाद और पूंजीवाद की लड़ाई दुनिया के सामने पब्लिकली निकलकर आई, जिस तरह से साम्यवादी यूएसएसआर के द्वारा नॉर्थ कोरिया को अपने अंडर में ले लिया गया
और दक्षिण कोरिया को अमेरिका द्वारा अंडर में ले लिया गया, वैसे ही वियतनाम के केस में भी नॉर्थ वियतनाम को साम्यवादी कंट्रियों के द्वारा कंट्रोल में ले लिया गया और साउथ वियतनाम को अमेरिका और उसके पिछलग्गुओं के द्वारा कंट्रोल में ले लिया गया। साथियों, नॉर्थ वियतनाम जिसके अंदर हनोई पड़ता है, जो कि वर्तमान में कैपिटल है, और ऐसे ही साउथ वियतनाम के अंदर हो ची मिन सिटी है, जो कि उस समय साउथ वियतनाम की कैपिटल हुआ करती थी। जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम बने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। और बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे नॉर्थ कोरिया को सोवियत रूस लीड कर रहा था, ऐसे ही नॉर्थ वियतनाम को भी सोवियत रूस और चाइना लीड कर रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्थ कोरिया को चाइना और सोवियत रूस लीड कर रहे थे, बिल्कुल यही हाल यहां पर था। मतलब लड़ाई बिल्कुल वैसे ही थी जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की थी, ऐसे नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच की लड़ाई थी। अब इस लड़ाई में अमेरिका कहां पिटाई खा गया, अमेरिका को पिटाई खाने की जरूरत क्या पड़ी, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले मुद्दा समझ में आ गया। दोनों कोरिया आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि विचारधाराओं में अंतर है, और इस विचारधारा के अंतर में साउथ वियतनाम की मदद करने के लिए चला आया अमेरिका। लगभग 58,000 अमेरिकी सैनिक इस युद्ध में मारे गए और 20 लाख से अधिक वियतनाम के लोग और सैनिक मारे गए। मतलब यह भयंकर लेवल का युद्ध था। लेकिन इस युद्ध के होने के बड़े कारण क्या थे, उस पर वापस चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इसका अंदर का इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो नॉर्थ वियतनाम हुआ करता था, अब आप में से हो सकता है बहुत से लोगों को इस पर इंटरेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी सुनने के लिए इतिहास सुन लीजिए। नॉर्थ वियतनाम में एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था हो ची मिन, जिनके नाम पर हो ची मिन सिटी आप आज सुनते हैं। हो ची मिन हुआ करते थे, इनका नाम आप हो याद कर सकते हैं। हो ची मिन साम्यवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। कम्युनिस्ट विचारधारा जो रशिया और चाइना की विचारधारा थी, उससे बहुत प्रभावित थे। वहीं दक्षिणी की तरफ जो वियतनाम था, उसके अंदर एक लीडर आए थे जिनका नाम था बाओ डाई। ये जो बाओ डाई करके जो व्यक्ति है, ये फ्रांसीसी विचारधारा से या कहिए तो कैपिटलिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित था। तो दो नेता हो ची मिन और बाओ डाई, ये दोनों अपने अपने क्षेत्र को लीड कर रहे थे और दोनों ही एक दूसरे को हराने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, इन दोनों के बीच के संघर्ष थे। ये हो ची मिन है जो कि उत्तर की तरफ थे, और ये बाओ डाई हैं जो कि फ्रांस से पढ़कर आए हैं और चाहते हैं कि कोरिया में, दक्षिण कोरिया में पूरी तरह वियतनामी सेना हो। चलिए, कोई बात नहीं साहब। वियतनाम युद्ध में अमेरिका 1954 में एंट्री लेता है। क्यों? क्योंकि जो हो हैं, यानी कि वही हो ची मिन वाले हो, उनकी साम्यवादी सेना का उत्तरी वियतनाम पर कब्जा हो चुका है और अब वो दक्षिण की तरफ युद्ध लड़ रही है। मई 1954 के बीच में निर्णायक युद्ध होता है और उसमें वियत मिन्ह सेना जीत जाती है। यानी कि वही हो ची मिन की जो सेना है, उत्तर वियतनाम वाली सेना है, वो जीत जाती है और फ्रांस की हार होती है और फ्रांस यहां से बेइज्जत होकर निकल लेता है। फ्रांस 1954 में यहां से निकल लिया, यह सोच करके कि अब हम इनको अकेला छोड़ के आजाद कर रहे हैं। लेकिन असल में फ्रांस से बाओ बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, यानी कि दक्षिण वियतनाम वाले फ्रांस से बहुत इंस्पायर्ड थे। फ्रांस के जाने के बाद भी कोई ऐसा ही देश चाहते थे जो फ्रांस की तरह इन पर राज करे। तो नजर आया अमेरिका। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में एक संधि होती है, प्रॉपर तरीके से वियतनाम को दो भागों में बांट दिया जाता है। हो के कब्जे वाले को उत्तरी वियतनाम, जबकि बाओ के कब्जे वाले को दक्षिणी वियतनाम कहा जाता है। और यह कहा जाता है कि 1956 में बैठकर आपस में जनता से राय करेंगे कि वो दोनों मिलना चाहते हैं कि नहीं। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बड़े देश बटे, उनमें से उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, ये सारे कंट्रीज बटे केवल और केवल विचारधारा के आधार पर थे। शीत युद्ध के दौरान कौन ज्यादा ताकतवर होगा, इस आधार पर बटे हुए थे। 1956 का टारगेट रखा कि दोनों वियतनाम बैठकर चर्चा करेंगे किसको किससे मिलना है। कोई बात नहीं साहब।
1956 का इंतजार हो रहा था। बाओ की दक्षिण में सेना चल रही थी, लेकिन वहां एक और नेता निकल आता है जिसका नाम है 9 दिन का डीएम। 9 दिन डीएम नाम है इसका, आप डीएम से नाम याद रखिएगा। यह निकल आता है और यह बाओ की सेना को पटक करके खुद दक्षिण का राजा बन जाता है, यानी दक्षिण का लीडर एक नया नेता बनकर आ जाता है। तो देखिए साहब, वियतनाम के बाओ डाई को हटा दिया जाता है और यहां पर एक नया लीडर उभर कर आ जाता है जिसे आप डीएम के नाम से जान सकते हैं। कोई बात नहीं साहब। 1955 में अमेरिकी राष्ट्रपति हुए डवाइट आइजनहावर। उन्होंने डीएम और दक्षिण वियतनाम को पूरी तरह सहायता करने का निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, बाओ तो चले गए, अब डीएम आ गए हैं, दक्षिण वियतनाम को अब हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल अब 1954 में फ्रांस जा चुका है, अब हमें बिल्कुल दक्षिण कोरिया की तरह एक और देश मिलेगा। इसी के लिए अमेरिकी सेना और सीआईए के द्वारा इन्हें भरपूर सहयोग दिया जाता है। इस सहयोग से इन्हें जो धन मिला उससे उत्तरी वियतनाम के साथ गर्म लड़ाई होती है और यहां पर इस लड़ाई के दौरान लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। दक्षिण वियतनाम की सरकार वियत मिन जो हैं उत्तर वियतनाम वाले, उनके साथ में मतलब झगड़ा सगड़ा करती है और इस बीच में सरकार के लक्ष्यों को निशाना बनाना शुरू किया जाता है। जो 1956 में काम होना था वो नहीं हो पाता और 1959 के अंदर फिर से दक्षिण वियतनाम की उत्तर के साथ विधिवत रूप से लड़ाई शुरू हो जाती है। 1954 में तय हुआ था कि 56 में एकीकरण कराने पर बात करेंगे, कुछ नहीं हुआ। 1959 में जाकर के फिर से अमेरिका की जब एंट्री पूरी तरह से हो चुकी है तो उत्तर और दक्षिण के बीच में फिर से घमासान लड़ाई शुरू होती है। 55 से 59 के बीच में अमेरिका पूरी तरह दक्षिण में अपने पांव पसारता है। 59 में जाकर के वो उत्तर के साथ लड़ाई लड़ने निकल पड़ता है। 1960 के अंदर अब इस डीएम का भी विरोध होने लगता है और एक राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा नाम बनकर के टीम आ जाती है। जैसे बाओ गया, डीएम आया, डीएम की जगह अब राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन आता है, जो कि कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट इसके अंदर दोनों शामिल थे और ये लोग पूरी तरह से दक्षिण पर कब्जा करना चाहते थे। अमेरिका जानता था कि ये उत्तर की तरफ से मिले हुए हैं और उत्तर को सपोर्ट किसका मिला हुआ है? सोवियत रूस का और चाइना का। इसलिए ये इस मुक्ति मोर्चा को भी दबाना चाहता था। खैर, इन सभी चीजों के बीच में अमेरिका अपनी सेना धीरे धीरे वियतनाम के अंदर बढ़ाने लगता है। वियतनाम में सेना बढ़ने लगती है और दक्षिण के अंदर जो डीएम का शासन चल रहा है उसके जो सैन्य जनरल हैं वो बगावत कर देते हैं और सरकार गिरा देते हैं। सरकार गिर जाती है। जिस समय सरकार गिरती है उसी समय अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, जॉन एफ कैनेडी, उनकी हत्या हो जाती है। उनकी हत्या होना अमेरिका को एक नया राष्ट्रपति देती है। नाम है उसका लिंडन बी जॉनसन। लिंडन बी जॉनसन इस दक्षिण वियतनाम को बहुत तरीके से सैन्य सहायता देने का निर्णय ले लेते हैं कि भाई अब हम अमेरिका की तरफ से इन्हें बहुत तरह से सहायता देंगे और उत्तर से हम नहीं झुकेंगे। उत्तर में कौन बैठा है? सोवियत रूस और चाइना मदद कर रहा है उन हो ची मिन की, तो बोले उनसे नहीं झुकेंगे। और जॉनसन की बस यही बेवकूफी थी कि अमेरिका यहां पर बुरी शिकस्त खाया। क्यों? क्योंकि अब अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा था। 59 में सैनिक भेजना शुरू किया और 64 में आकर के ये पूरी तरह से उत्तरी वियतनाम से बदला लेने के लिए अपने जहाजों को भेज देता है और इसका नाम रखता है ऑपरेशन थंडर। साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से गल्फ ऑफ टॉमकिन से होकर जहाजों को उत्तर पर हमला करने के लिए भेजा जाता है। गल्फ ऑफ टॉमकिन 11 डैश लाइन में से 2 डैश जो है ना वियतनाम और चाइना के बीच में, वो इसी के पड़ते हैं। ठीक है साहब, इसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन रोलिंग थंडर और उत्तरी वियतनाम के ऊपर जिसकी राजधानी हनोई थी उस पर अमेरिकी बम वर्षक जहाजों के द्वारा बम बरसाए जाते हैं। कहते हैं कि अमेरिका ने इतने बम बरसाए थे कि वो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इतने बम ना बरसाया हो। अमेरिका ने जापान पर जितने बम बरसाए उससे ज्यादा उत्तरी वियतनाम पर बम बरसाए थे। लेकिन इसी बीच में रूस ने उत्तरी वियतनाम को अपनी तरफ से मदद देना शुरू कर दिया। जब इसके विमान आते तो रूस ने इन्हें ऐसी मिसाइलें दे दी जो हवा में ही विमानों को मार गिराती। इन्हें टैंक दे दिए, तोपखाने दे दिए, ऐसी उन्नत हथियार प्रणाली दे दी कि उत्तरी वियतनाम अमेरिका पर बहुत भारी पड़ रहा था। साथ ही साथ चीन भी वियतनाम का समर्थन करते हुए उसे रसद आपूर्ति कर रहा था और पीछे से उसकी हेल्प किए चल रहा था। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह था कि जॉनसन अपनी तरफ से उत्तरी वियतनाम पर बम बरसा रहे थे। अपनी तरफ से लगभग 4.5 लाख सैनिकों को वियतनाम
भेज दिया और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर जितने बम गिराए उससे 4 गुना ज्यादा उसने वियतनाम पर बम गिरा दिए। आप सोचिए कि जॉनसन नामक जो राष्ट्रपति था उसने उत्तरी वियतनाम पर बमों की इतनी बारिश कर दी कि उसने जो मतलब जापान पर गिराए बम थे ना, उससे भी ज्यादा बम यहां पर गिरा दिए गए थे। ठीक है साहब, लेकिन फिर भी उत्तरी वियतनाम झुका नहीं, वो प्रॉपर तरीके से सोवियत रूस के साथ खड़ा रहा। 1968 में सोवियत रूस ने उत्तरी वियतनाम के साथ एक और समझौते पर हस्ताक्षर किया और कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें हथियार और सैन्य उपकरण मिलते रहेंगे, परिवहन के उपकरण, इस्पात, युद्ध सामग्री जो चाहिए मिलता रहेगा, तुम अमेरिका से लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका ने वियतनाम में 1956 में कहा था कि हम संधि कराएंगे, लेकिन वो संधि कराने में तो असफल रहा और अब बम बरसा रहा था। इससे वियतनाम के लोग भी अब अमेरिका से खफा होने लगे थे। साल 1968 में अमेरिकी सैनिकों का हौसला जवाब देने लगा, क्योंकि वियतनामी लोग मर रहे थे, लेकिन युद्ध की जो टेक्निक थी जिसे गुरिल्ला वॉर टेक्निक कहा गया, जब अमेरिकी सैनिक 4.5 लाख की संख्या में वियतनाम की जमीन पर उतरे तो वियतनामी सैनिकों ने उन्हें गुरिल्ला तकनीक से टारगेट करके मारना शुरू किया। लगभग 55,000 से अधिक, लगभग 58,000 का आंकड़ा है, इतने सैनिक अमेरिका के वियतनाम के अंदर मारे गए। हालात इतनी बदतर हो गई कि अमेरिका के लोग अपने लोगों को वापस बुलाने लगे। 1972 तक इनके बीच चले संघर्ष का कोई नतीजा नहीं निकला और इस बार फिर से फ्रस्ट्रेट होकर अमेरिका ने 1972 में वियतनाम में खूब बमबारी की। इसने खूब तरीके से यहां पर बम गिराए। कहते हैं कि अमेरिका ने अपने सैनिकों को बुलाने से पहले यहां पर लगभग 2000 टन बम मात्र 12 दिनों में गिराए। अमेरिका के 200 B-52 विमान बम बरसाने के लिए यहां गए थे और इसका नाम इन्होंने ऑपरेशन लाइन बैकर सेकंड रखा था। यानी अमेरिका ने सोचा कि इसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा और बर्बादी के अंदर यहां पर जो बम बरसाए गए उन बमों के लिए अमेरिका के B-52 बम वर्षक जहाजों ने 730 उड़ानें केवल उत्तरी वियतनाम को बर्बाद करने के लिए भरी थी। अब आप अंदाजा लगाइए किस लेवल का अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन रहा होगा कि हम इतने दिन से युद्ध में हैं। 1969 में एंट्री हुआ है, 72 तक का फ्रस्ट्रेशन सोचिए कि वो युद्ध नहीं जीत पा रहा है, उसे झुका नहीं पा रहा है। झुकाने से मतलब कि वो सरेंडर ही नहीं कर रहा है। उत्तरी वियतनाम, सोवियत रूस ने उसे कितनी ताकत दी होगी इसका आप अंदाजा लगाइए। 730 उड़ानें भरकर 12 दिनों में 2000 टन, एक टन में 1000 किलो होता है, 2000 गुना 1000 कर लो, 20 लाख किलो बम गिराए गए थे उत्तरी वियतनाम के ऊपर। लेकिन फिर भी उत्तरी वियतनाम नहीं झुका। कोई बात नहीं साहब, उत्तरी वियतनाम के बारे में जितनी भी बयानबाजी हुई वो सब अल्टीमेटली निरर्थक नहीं। 1973 में हारकर अमेरिका को वियतनाम के साथ शांति समझौता करना पड़ा। इस शांति समझौते के अंदर यह तय हुआ कि यहां से वो अपनी सेना वापस निकालेगा और इस बीच में दोनों को जो भी नुकसान हुआ उनकी गणनाएं करने जब लोग निकले तो खबरें असल मायने में अमेरिका की बेइज्जती से बाहर आई कि अमेरिका ने 12 साल से चले आ रहे डायरेक्ट वियतनामी युद्ध से अपने आप को अब बाहर निकाल लिया है। कहते हैं कि अमेरिका जिस तरह से अभी अफगानिस्तान में बेइज्जती होकर बाहर निकला, इससे भी कहीं बुरी तरह से यह वियतनाम में बेइज्जत होकर अपनी सेना को लेकर बाहर निकला और कहा कि भैया तुम अपने अपने लेवल पर ही इस मामले को सुलझ लेना, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। दुनिया वाले इस पर कई कारण गिनाते हैं, लेकिन 2 बड़े कारण हैं कि यह इतना बड़ा मिशन था कि एक तरफ सोवियत रूस और चाइना खड़े थे और अमेरिका इतना दूर से आकर यहां युद्ध लड़ने आ रहा था, तो कुछ नहीं हुआ। और जो वॉर टैक्टिक्स थी ना, उन वॉर टैक्टिक्स में वियतनाम के सामने अमेरिकी सेना अपने आप को बिल्कुल असहाय पाई। अमेरिका के द्वारा हाल ही में पुतिन की इस यात्रा का विरोध भी इसीलिए किया गया है कि तुम उस दौर में यहां क्या कर रहे हो जब वियतनाम के रिश्ते अमेरिका से अच्छे हो चुके हैं। आज अमेरिका से वियतनाम व्यापार करके पैसे कमा रहा है और तुम यहां पर फिर दिखाई दे गए हो। मतलब विचार करिए कि आज वियतनाम पर पूरी तरह कंट्रोल उत्तरी वियतनाम का है, यानी कि साम्यवादी सरकार का है, और उसी साम्यवादी सरकार के मुखिया से मिलने के लिए पुतिन चले आए हैं पुराने दिनों की याद दिलाने के लिए, अमेरिका को यह याद दिलाने के लिए कि भूल मत जाना, इतिहास याद ही केवल इसलिए दिलाया जाता है ताकि आप
उसको भूलने की गुस्ताखी ना करें। अमेरिका, आप यूक्रेन के साथ जाने का जो प्रयास कर रहे हो, मैं केवल वियतनाम के हाथ लगाकर आपको यह याद दिलाऊंगा कि यह वही है जिसने अमेरिका को पटखनी दी थी, क्योंकि उसके पीछे सोवियत रूस खड़ा था। अमेरिका की इसी इंसल्ट को हाल ही में सबने अफगानिस्तान में भी देखा है। इसलिए अमेरिका का जो साइकोलॉजिकल फियर है कि यूक्रेन के पक्ष में अगर अमेरिका आ गया तो क्या होगा, उसे कड़ा चुनौती मिल रहा है। इसका परिणाम आपने हाल ही में गल्फ वॉर में भी देखा। जब इजराइल के साथ खड़े अमेरिका के बिना डरे ईरान अपने जहाज उठाकर इजराइल पर गोले दाग देता है, तो यह दर्शाता है कि अमेरिका की जो साख है, जो वर्चस्व है, इसे रूस हर जगह जाकर काउंटर कर रहा है और दिखा रहा है कि तुम में वो बात नहीं है जिसको लेकर के तुम उछल रहे हो। मैं वियतनाम केवल सिंबॉलिक रूप से आपको दिखाने आया हूं। तो उम्मीद है कि आज पुतिन की जो ये यात्रा है, ये रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका के यूक्रेन पक्ष को दुनिया के सामने रखते हुए है कि अमेरिका वाले कोई महान आत्मा नहीं है कि इनकी हर बात को सुना जाए और माना जाए। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कर दीजिए, साथियों से साझा कर दीजिए। और साथियों, हां, यदि आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा है जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहता है क्लास 6 से लेकर 12 तक की, तो एनसीईआरटी के बैच हमारे अपने एप्लीकेशन, अपनी पाठशाला पर शुरू हो रहे हैं इस सोमवार से। जिन्हें भी एडमिशन्स लेने हैं इस रविवार तक अपने एडमिशन्स बुक करा लें। क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ाई जाएंगी, कंसेप्ट सिखाए जाएंगे, आपको पढ़ने का टास्क दिया जाएगा, वीकली टेस्ट टारगेट रखा जाएगा, कंटेंट इजीली डाउनलोड किया जा सकेगा, मल्टीपल टाइम वीडियोस देखे जा सकेंगे। ये सारी सुविधाएं आपको एक ही एप्लीकेशन से उपलब्ध हो जाएंगी। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना